आज के सत्र में मैं गजानन आप सभी का स्वागत करता हूँ। सभी परिवारजनों को नमन तथा बाबा जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज के सत्र की हम यहाँ शुरुआत करेंगे। तो ग्रुप में से अगर कल जो भैया ने बात रखी है उसमें कोई संक्षिप्त अपनी बात रखना चाहता है तो कृपया रखे। कल भैया ने कारण गुण गणित भाषा के ऊपर स्पष्टीकरण रखा। तो उसमें जो समझ में आया वो आपके सामने रखना चाहती हूँ। बाबा जी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता, योगेश भैया के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैं आपके सामने कारण गुण गणित भाषा के बारे में कुछ रखना चाहती हूँ। तो भाषा के मूल में भाव सूत्र है। तो भाव मतलब अनुभव आयाम या अनुभव आयाम मतलब भाव आयाम। जो तीन पीढ़ी को परस्परता है उसी में भाव आयाम झलकता है। समझना मतलब भाव, और जो समझे हुए है उसे विश्लेषित करना, उसको हम विचार कहते हैं। और विचार का विश्लेषण हम करते हैं। तीन पीढ़ी के मानव एक दूसरे से भाव विचार के सूत्र में व्यवहार करते हैं। बच्चे बिस्किट। हम्म। इसलिए भाषा के माध्यम से हम ओके ओके। व्यक्त करने का प्रयास करते हैं, जिससे विचार में समाधान आता है। प्रधानतः न्याय की अपेक्षा से हमें समाधान मिलता है, जिसमें भैया ने बताया कि न्याय की जो परिभाषा है वो है संबंध, मूल्यांकन, उभय तृप्ति। संबंध में जो मूल्य होते हैं उसको ही भाव कहा है। सभी व्यक्ति इच्छा, विचार, आशा मतलब हमारी कल्पना में एक एक संबंधी को पहचान रहे हैं। मतलब संबंध में जो मूल्य है उस मूल्य को ही पहचानते हैं। और मूल्य का जो आदान प्रदान है वो क्रियान्वित करके, मूल्यांकन करके उभय तृप्ति का एहसास करते हैं। तो ये जो ना जो उभय तृप्ति का अनुभूति है ये व्यक्त करने के लिए भाषा, व्यक्ति का परिभाषा ही है जो व्यक्त होता है। तो व्यक्ति भाषा से व्यक्त होता है। कभी कभी भाव विचार व्यक्त करने के लिए हमें भाषा में गैप दिखता है, तो हमारा कॉन्फिडेंस लो लगता है, रहता है। सामान्य बातचीत करते हुए हम ज्यादा से ज्यादा व्यर्थ की बातें करते हैं, और इसलिए हम व्यक्त होने में संकोच करते हैं या हमारे व्यक्त होने में संकोच दिखता है, और इस कारण हम धीरे धीरे चुप बैठते हैं। तो हमारा जो विचार है उसके पीछे जो भाव है इसी को कारण कहा है। और ये जो कारण है इसमें जो दृष्टि है वो है न्याय धर्म सत्य की दृष्टि। और यही कारण है, इसलिए जो विचार हम करते हैं इस विचार में हम समाधान पाते हैं। क्योंकि हमें जब नियम का ज्ञान होता है, नियंत्रण का ज्ञान होता है और संतुलन का ज्ञान होता है, तब हम वर्तमान में कनेक्ट होते हैं। जो हमारी जीवन क्रियाएं हैं वो वर्तमान में कनेक्ट होने के कारण हम कारण को समझते हैं। भाव के रूप में
कारण अगर अधूरा है, हमें कारण अगर पता नहीं है, तो हमारे बोलने में अधूरापन दिखता है। दर्शन में भैया ने बताया कि जो चार वांग्मय है, उसमें जो दर्शन है, चार दर्शन, उसमें कारणात्मक भाषा प्रधान है, और जो तीन वाद है उसमें गुणात्मक भाषा प्रधान है, और जो शास्त्र है उसमें गणितात्मक भाषा प्रधान है। तो दर्शनवाद शास्त्र कारण गुण गणित भाषा को स्पष्ट करते हैं। अभी की स्थिति में ज्यादातर हम गुणात्मक भाषा का ही वर्णन करते हैं और गुणात्मक भाषा ही ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि हमें कारण का पता नहीं है। तो हमारा जो संबंध में एक दूसरे के साथ जीना है, संबंध का एक दूसरे पर जो प्रभाव है, उसका जो विचार है वो अधूरा होने के कारण हमें कभी सुख होता है तो कभी दुख होता है। तो कारण का पता ना होने के कारण हम चुप रहते हैं, कभी थोड़ी देर के लिए उत्साहित भी होते हैं, लेकिन वो कारण का पता नहीं होने के कारण हमारा उत्साह, हमारा सुख निरंतर नहीं होता है। अगर हमें कारण का पता लगे और भाव पक्ष का अभ्यास हम करें और ये निरंतर रहे, तो वो कारण हमारा आचरण बन जाता है। ज्यादा से ज्यादा हम गणित भाषा का जो उपयोग करते हैं, वो गणितीय भाषा है, व्यापार भाषा है। उसमें ज्यादा से ज्यादा हम पैसे के ही ऊपर चर्चा करते हैं। तो भाव छूट गया, संवेदना छूट जाती है, और हमारे जो विषय है आहार निद्रा भय मैथुन, यही हमारे बोलने का आधार होता है। जो कारणात्मक भाषा है उसी को अनुभव भाषा कहा है, जिसमें भास आभास प्रतीति और निष्कर्ष हमारे निकलते हैं, और हमें न्याय ही चाहिए ऐसा लगता है। जो गुणात्मक भाषा है उसी को विचार भाषा कहा है, जिसमें पूरा हम विश्लेषणात्मक या विश्लेषण करते हैं। और जो गुण और गणित व्यवहार भाषा में दोनों आती है, गुणात्मक भाषा और गणितात्मक भाषा। जो व्यवसाय भाषा है उसमें पूरा गणितीय भाषा है, जैसे कि वस्तु का आदान प्रदान, उसमें उपयोगिता मूल्य, सुंदरता मूल्य का हम वर्णन करते हैं। तो परिवार में जो मूल्य है, उसमें व्यवहारात्मक भाषा हम यूज करते हैं। मानव मूल्य के लिए विचार भाषा, और जीवन मूल्य को व्यक्त करने के लिए अनुभव भाषा हम समझना आवश्यक है हमें, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद भाई। जी भैया, तो आज हम अपना जो अगला प्रश्न है उसके ओर चलते हैं। तो मैं भैया से निवेदन करूंगा कि कृपया इसका मार्गदर्शन करें। क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति का जागरण कैसे करें? इस प्रश्न का उत्तर समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। आज हम समझने की कोशिश करेंगे तीन शक्तियां हैं। हमें जानकारी हो गई है कि जीवन में बल शक्ति है। जीवन परमाणु में स्थिति क्रिया को बल और गति क्रिया को शक्ति कहते हैं। और ये जो शक्ति जागरण,
शक्ति का अंतर्नियोजन क्रिया है। अंतर्नियोजन क्रिया का मतलब है शक्ति जागरण का महत्व इसलिए है कि हमारी जो प्रत्यावर्तन क्रिया है, यानी मन वृत्ति चित्त बुद्धि में एक तालमेल होना, अंतर्नियोजन यदि नहीं हुआ तो ये शक्तियां बहिर्नियोजित होती है। तो ये अंतर्नियोजन और बहिर्नियोजन, इसे हम ध्यान से समझ सकते हैं। शक्ति का अंतर्नियोजन को ध्यान कहते हैं, और शक्ति का बहिर्नियोजन स्वाभाविक है कि ध्यान बटा रहना या ध्यान न हो पाना। तो यदि ध्यान नहीं हो पाता है तो फिर हमारा देखना नहीं होगा। देखने के लिए ध्यान चाहिए। तो ध्यान देने की प्रक्रिया में क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति की चर्चा है। इसमें क्रिया शक्ति को समझने का प्रयास करते हैं। क्रिया शक्ति में जहां तक मेरा ध्यान गया है, मुझे स्पष्ट हुआ है, वो है शरीर और मन, ये तालमेल होना, यानी जिससे हम इंद्रियों का कंट्रोल, इंद्रियों पर नियंत्रण तो इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे? तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो क्रियाएं हैं, इनका अंतर्नियोजन हो पाना। जैसे अभी हम सूचना ग्रहण कर रहे हैं, सूचना आ रही है शब्दों के माध्यम से। तो यदि हमारा क्रिया शक्ति जागरण नहीं है, इस स्थिति में हमारा श्रवण बाधित होगा। तो क्रिया शक्ति जागरण के लिए प्रमुख रूप से हमारा श्रवण यथावत होने की आवश्यकता। तो जैसे हमने कल चर्चा किया कि भाषा पर ध्यान देने की आवश्यकता, तो अभी क्रिया शक्ति जागरण में जो मुख्य अड़चन मुझे समझ में आती है, वो है कि हमारा भाषिक विकास जैसा चाहिए वैसा नहीं होना। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से अभी हमारा संबंध है परिवार में 3 पीढ़ियों के साथ, संबंधों में जो भाषा प्रयोग है, उस प्रयोग में गणितात्मक भाषा अधिक है। तो गणितात्मक भाषा अधिक होने के कारण जो
गुणात्मक और कारणात्मक भाषा हमें दर्शन के वाङ्मय से सुनने को मिलती है, तो वो यथावत हम तक उसके अर्थ पहुंचने में अड़चन पैदा होती है। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें सुनाई नहीं दे रहा है या हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर बाबा जी ने भी ध्यान दिलाया कि अड़चन भाषा की नहीं है। जैसे कल अपन ने चर्चा किया कि भाषा के मूल में भाव, और ऐसा भाव पहुंचने के अर्थ में जो हमारे में भाषा का विकास होना है, वो भाषा विकसित नहीं होने के कारण भाव को हम समझ नहीं पाते। तो क्रिया शक्ति जागरण का हमारे लिए जो प्रथम आयाम है वो है हमारी भाषा का विकास होना। और भाषा के विकास के लिए हमें सटीक होकर परिवार सदस्यों में जो भाव पक्ष होता है, अब ये जो भाव पक्ष है ये कैसे हमको समझ में आएगा? तो भाव पक्ष समझ में आने के अर्थ है संवेदनाओं पर हमारा ध्यान जाना। संवेदना का अर्थ क्या है? तो पूर्णता के अर्थ में वेदना, ये संवेदना है। प्रत्येक परिवार का सदस्य पूर्ण होने के अर्थ में व्यक्त होता है भाषा के रूप में। तो क्रिया शक्ति जागरण होने के लिए हमें नियंत्रित संवेदना युक्त भाषा समझ में आना आवश्यक है। तो ये ये श्रेष्ठता हुआ व्यक्त होने में। नियंत्रित संवेदना युक्त भाषा अर्थात मूल्यमय भाषा, भावमय भाषा। जैसे हमने कल दर्शन, वाद, शास्त्र, संविधान, ये जो वाङ्मय रचना हुई है, इस वाङ्मय रचना के बारे में हमने जानकारी ली। जैसे जैसे ये वाङ्मय हम आगे पढ़ते चले, वैसे वैसे नियंत्रित संवेदना युक्त भाषा हमको सुनाई देगी। और चूंकि ये मानव भाषा होने के कारण नियंत्रित संवेदना के प्रति हमारी जिज्ञासाएं जागृत होने लगेगी। हमारी संवेदनाएं जागृत होने का अर्थ हमें यह समझ में आएगा कि हम प्रत्येक जो वर्णन है वाङ्मय के रेफरेंस से, मैं कोशिश कर रहा हूं समझने की, तो प्रत्येक जो अनुभूति है या प्रत्येक जो यथार्थ का वर्णन है उसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। यह वाङ्मय की बात है। और जैसे जैसे मानव भाषा हमें अवगत होगी, यानी मानव भाषा अवगत कैसे होगी, तो इसमें दो भाग आएंगे कि मानव भाषा अवगत होने का मतलब है कि हम याद भी कर सकते भाषा को, यानी पूरे ग्रंथ हमें याद भी हो सकते। तो ग्रंथ याद हो जाना, क्या उसमें हम क्रिया शक्ति जागरण समझ लें या हमें भाषा का विकास हो गया ऐसा मान लें, तो उसमें से एक चरण है कि हमें याद होना या हमारे स्मरण में रहना।
ये एक बात है। जो दूसरा भाग है, या जो उसकी सीढ़ी है, उस सीढ़ी का अर्थ है कि हमारा तर्क विकसित होना। तर्क विकसित होने का मतलब है चित्र निर्मित होना। यानी जो चित्रण, मानव भाषा द्वारा जो चित्रण हमें पहुंचाया गया, वह चित्र हमारे में निर्मित होना। उदाहरण के लिए, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था। अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का चित्र हमारी कल्पना में आना, और हमारे लिए अखंड समाज होने के अर्थ में हमारी संवेदना जागरूक। दूसरा एक उदाहरण, मानव चेतना। मानव चेतना के विषय, मानव चेतना की दृष्टि, मानव चेतना का प्रमाण, ये हमारी कल्पना में आना। मानव चेतना का आचरण हमारी कल्पना में आना। कल्पना में आने का मतलब है हमारा तर्क विकसित हुआ, और हमारे में मानव चेतना के प्रति संवेदनाएं जागरूक होना, अर्थात जिज्ञासाएं जागरूक होना। अब जैसे जैसे ये श्रेष्ठता का आस्वादन मन के द्वारा होने लगेगा जीवन में, वैसे वैसे श्रेष्ठता के प्रति हम संवेदनशील होना। तो शब्द के माध्यम से जैसे जैसे श्रेष्ठता हमको सुनाई देगी, वैसे वैसे अपने आप ही गणितात्मक भाषा का उसमें विलय होने लगेगा। तो हम गुणात्मक भाषा में पहुंच पाएंगे। तो उसको उसका एक प्रभाव ऐसे आएगा कि हमारा एकाग्रता, यानी एकाग्रता का मतलब इंद्रियों पर नियंत्रण होने लगेगा। इस प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं, देव चेतना। तो देव चेतना की दृष्टि, देव चेतना का प्रमाण, देव चेतना का विषय, इस प्रकार से मानव चेतना से देव चेतना श्रेष्ठ है, ऐसा हमें वर्णन, और उस वर्णन में मानव चेतना और देव चेतना में जो अंतर है, ये अंतर भी हमें समझ में आना। तो इस प्रकार से क्रिया शक्ति जागरण में जो शब्द शक्ति है, जो शब्दों में जो निहित अर्थ है, उस अर्थ के प्रति हम संवेदनशील होना, और वैसा अर्थ हमारी कल्पना में आना, और वैसे हम ऐसी भाषा का प्रयोग हम करने भी लग जाना। तो कल जैसे एक बात करते करते अपने को समझ में आया कि हम ऐसा बोल नहीं पाते। तो मानव भाषा सुनकर, और मानव भाषा में जो मानव का लक्ष्य, चेतना विकास, ये हमारे समझ में आने पर, और मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना, और ऐसे चेतना विकास ये कैसे होता है, और उसके लिए अस्तित्व सह अस्तित्व है, यह स्पष्ट होना। तो एक प्रकार से
अध्ययन बिंदु में जितनी भाषा प्रयोग से बिंदुओं पर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है, ये सभी के सभी बिंदु और वो सारा वर्णन हमको सुनाई देना, और उसमें जो हम तर्क विकसित करते हैं, वह तर्क हम कारण गुण गणितात्मक भाषा द्वारा व्यक्त कर पाना, और ऐसे व्यक्त होने में हमारी जिज्ञासाएं प्रबल होना। इस प्रकार से मानव भाषा में हम पारंगत होंगे, और फिर हम परिवारजनों का जो आशय है, व्यवहार में परिवारजनों के साथ जो हमारा संवाद होता है, उस संवाद में मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं कि संवाद में संबोधन आने लगता है, यानी परिवार सदस्यों के प्रति संबोधन के प्रति निष्ठा होना, और अब ये हमारे में बने रहना। उदाहरण के लिए, पति पत्नी संबंध में कई कई जगहों पर कई प्रकार के संबोधन प्रयोग किए जाते हैं। तो अब ये जो संबोधन है, ये श्रीमान जी या श्रीमती जी, उसमें जी लगना शुरू हो जाता है, जी फॉर जीवन। तो क्रिया शक्ति जागरण में शब्द शक्ति जागरण होने से प्रत्येक संबंध जो हमारे परिवार में है, उनके साथ हमारा संबोधन आना, और यह संबोधन जीवन स्वरूप में हमें धीरे धीरे हमारे तर्क में आना, कल्पना में आना, तो उसमें जी ये प्रयोग होना, जी से जीवन, भाई जी, बहन जी, बेटा जी। इस प्रकार से जी प्रयोग आने से हमारी मानसिकता में प्रत्येक संबंधी के प्रति क्रिया शक्ति जागरण से एक सम्मान के प्रति संवेदनशीलता दिखाई देती है, और धीरे धीरे प्रत्येक संबंधी अब उनकी भाषा जैसे भी हो, कम से कम एक व्यक्ति जो परिवार में इस प्रकार के क्रिया शक्ति जागरण से काम कर रहे हैं, उनको परिवार के प्रत्येक सदस्य के प्रति संवेदनशीलता विकसित होने का अपने आप में इसे जांच सकते। ऐसे ही हम पड़ोसियों के साथ हमारा संबंध है, वहां बातचीत करते समय तो एक हमारी भाषा में लय जैसा आने लगता है। मानसिकता में हम किसी के प्रति भी असम्मान की भाषा और ये प्रयोग बंद कर देते हैं। तो क्रिया शक्ति जागरण से संवेदनाओं का नियंत्रण होने से जो मनोविकार होते हैं, उन मनोविकारों पर नियंत्रण पाने का अनुमान होता है, और ये उनमें से एक मनोविकार है जिससे हम सभी जूझते हैं, वो है क्रोध आना, गुस्सा आना। तो क्रिया शक्ति जागरण से मानव भाषा अवगत होने से भाषा के मूल में जो भाव विचार है उसके प्रति हम संवेदनशील होने से, और वैसा परिवार के साथ अभ्यास करने से, ये जो गुस्सा आने वाला मनोविकार है, इस मनोविकार पर हम नियंत्रण पाने में सफल होने लगते। क्यों? क्योंकि क्रिया शक्ति जो गुस्से से जो अपव्यय होता है, उसमें जिस प्रकार का भाषा प्रयोग हम करते हैं,
ये भाषा प्रयोग बंद हो जाता है। हाल ही में ये जो शब्द है इसके बारे में एक किसी ने रिसर्च किया था, मैं वो आपको शेयर करता हूं। उस रिसर्च में ये कहा गया कि जैसे आवेश में जो मारपीट होती है, जैसे छोटे बच्चे भी मारपीट करते, बड़े भी मारपीट करते, कि जैसे उदाहरण के लिए एक लाठी है और उस लाठी से शरीर पर किसी जगह पर मार हुई तो हड्डी टूटना या उसमें स्वेलिंग आना ये कुछ दिखता है, परंतु तीखे जो शब्द है, अब उस शब्द के मूल में जो हमारा आवेश है, यानी अब हमको पता लग गया कि इस शब्द के मूल में जो आवेश आ रहा है वो जीवन का है। तो इस प्रकार से जीवन शक्तियां शब्दों के माध्यम से, जिस पर भी हमने गुस्सा किया और तेज शब्दों से यदि बात किया, तो ये सारा शब्द मेधस तंत्र पर जाकर प्रभाव करता है। और जो मेधस तंत्र की जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं को उसमें वियर टियर होने के कुछ लोगों ने रिसर्च सामने प्रस्तुत किए हैं। और जो हम हर्ट फीलिंग करते हैं, कि हम हर्ट हुए शब्दों से, इसके तो कई अपने को उदाहरण मिलते हैं। तो जैसे किसी से हम हर्ट होते हैं, वो तो अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है कि कोई क्या बोले और कोई कैसे बोले, परंतु हमारा कंट्रोल स्थापित होता है क्रिया शक्ति जागरण से, कि हम मानव भाषा प्रयोग और भाव को समझने का हमारा प्रयास रहता है। तो ये तो हो गया शब्द शक्ति जागरण एक भाग। और विस्तार से मानव भाव का जो फैलाव है, मानव की जो विशालता है अनुभव तक की, इस पूरी विशालता को हम शब्द शक्ति जागरण से, और ये जो शक्तियां हैं जीवन रूप में, उन शक्तियों का अंतर्नियोजन का हमारा प्रयास सफल होने लगता है। जागृति क्रम में यह प्रयास होना आवश्यक है। और यदि यह प्रयास हम नहीं करते हैं, तो हम देखते हैं कि परिवार जितने प्रकार के शब्द नियोजन से जो हम शक्तियों का अपव्यय करते हैं और दिन भर सुखी दुखी होते हैं, ये जो बोलने में जो प्रतिक्रियाएं हमारी जाती हैं, इन प्रतिक्रियाओं से निकलने का, एक बार इस चक्रव्यूह में फंस गए तो फिर हमें रास्ता मिलना भी मुश्किल है। क्योंकि वो सारे शब्द और उसमें जो अमानवीयता पहुंच गई, उस अमानवीयता से जो हम जज हो गए, जो जो हमारी छवि बनी, जो हमारे बारे में जो विरोध पनपा, उसका अभी निदान तो दिख नहीं रहा, और उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट मनोविकार के रूप में आ रहा है। तो ये जो षड विकार हैं, जो विषयान्वेषी प्रवृत्तियां, और ऐसे विषयान्वेषी प्रवृत्तियों में सारा संवेदना ये विषयों की ओर इंगित होने से, सुख के आधार विषय होने से मानव विषयान्वेषी हो गया। और ऐसा विषयान्वेषण द्वारा प्रयुक्त भाषा, इस भाषा से परिवार का पूरा माहौल, परिवार का वातावरण एक प्रकार से ह्रास का संकेत देता है। तो ये जो अपवर्ड पोटेंशियल है मानव का, ये अपवर्ड पोटेंशियल संवेदनाएं विषय केंद्री ना होकर संवेदनाएं संज्ञानशीलता की ओर केंद्रित होने के लिए क्रिया शक्ति जागरण रूप में भाषा का महत्व परिवार में समझ में आता है। और कैसे एक दूसरे से हम सम्मानजनक भाव से, सम्मानजनक भाव विचार के विश्लेषण से, और हम पुनः अपनी भाषा की रचना करते हुए एक संस्कृति परिवार में विकसित कर सकते हैं। अब ये कैसे किया जाए,
तो कभी कभार ऐसा लगता है कि ये वाङ्मय शुरू में पढ़ते समय हमें एकदम कठिन लगता है। उस स्थिति में जहां जहां मानवता का हमें काम नजर आता है, ऐसा ऐसा मानवता के वर्णन के बारे में जो सरल भाषा में कहीं कथाएं हैं, वर्णन है, ऐसा वर्णन सरल भाषा में सुनने का भी हम अभ्यास कर सकते हैं। तो सामान्य स्थिति में भी बिना दर्शन के परिचय के भी हम आपको व्यवहार में कई ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जिन व्यक्तियों का क्रिया शक्ति जागरण संवेदना की ओर गतित होता हुआ हमें दिखाई देता है, और उनकी भाषाओं में जो संवेदनशीलता व्यक्त होती है वो ऐसा लगता है कि जैसे मानो हमारे हृदय की भाषा वो कर रहे हैं, और दे आर टचिंग अवर लाइफ। और ऐसा लगता है कि ऐसे व्यक्तियों की भाषा हम सुने। ये भी एक अपने को रोजमर्रा के जिंदगी में ये उदाहरण आते हैं। परंतु क्रिया शक्ति जागरण मात्र से अगर हम रह गए तो हमारी भाषाओं में संवेदनशीलता प्रकट होती रहेगी। और ये जो संवेदनशीलता है ये कवि, लेखक, इन सभी के माध्यम से हमें दिखाई देती है। तो ये जो कवित्व जिनमें आता है, जिनमें बोलने की कला आ जाती है, उनका क्रिया शक्ति जागरण विकसित हुआ है ऐसे अपने को समझ में आता है। परंतु ये जो जागरण हुआ है, क्रिया शक्ति जागरण हुआ है, उसका डायरेक्शन मात्र अपने अ, उसमें रहता है कि इसका डायरेक्शन क्या है, इसकी दिशा क्या है, ये मात्र अनभिज्ञ होने से एक अधूरापन सा भी उन्हीं को और हमको भी वो सारी किताबें और ये पढ़कर हमको भी लगने लगता है कि जो व्यथाएं उन सभी से व्यक्त हो जाती हैं, उन साहित्य से, उस कलाओं से, फिर व्यथाओं का समाधान क्या, ये एक हमारे सामने मुद्दा तो आ जाता है। तो एक कुछ मैंने उदाहरण दिया। अब हमें दर्शन की रोशनी में क्रिया शक्ति जागरण को इच्छा शक्ति जागरण में अब कैसे हम करें, ये अपना मुद्दा है। इसी प्रकार जो स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, इन सभी में मानवीयता का स्पर्श होने की जरूरत। जैसे भाव स्पर्श हो जाता है शब्दों को, मानवीय भाव छूने लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमें उन शब्दों से अर्थ इंगित होने लगा है। ऐसा ही मानवीय स्पर्श, मानवीय रस, मानवीय गंध, इस प्रकार शब्द स्पर्श रूप रस गंध क्रिया शक्ति जागरण होने से इसमें विषय और संवेदना में हम अंतर कर पाते और विषयों को नियंत्रित रख पाते। तो धीरे धीरे भाषा पर कंट्रोल यानी शब्द पर नियंत्रण, स्पर्श पर नियंत्रण, रूप पर नियंत्रण, रस पर नियंत्रण, गंध पर नियंत्रण आकर के, और हम इंद्रिय संवेदना, इंद्रियों से जो संवेदना आती है उसकी भंगुरता को पहचानते हुए और संवेदनशीलता की जो विकास की स्थिति है उस विकास की स्थिति को हम पाते हैं, और आगे इच्छा शक्ति जागरण की ओर हमारी गति होती है। तो इच्छा शक्ति जागरण मतलब क्या हुआ? तो जैसे वृत्ति, जैसे जीवन क्रियाओं में हमने वृत्ति को पहचानने की कोशिश की और हमने चित्त को पहचानने की कोशिश की। वृत्ति और चित्त में वृत्ति की जो तुलन शक्तियां हैं वो जागृत हो जाती, और तुलन शक्ति जागृत होने से जो विश्लेषण है, उन विश्लेषण में हमें यह समझ में आता है कि हमारी अपेक्षाएं क्या है।
तो समझ में आता है हमारी अपेक्षाएं हैं न्याय, धर्म, सत्य, ये अपेक्षा है। अब इन अपेक्षाओं को जो हमने वांग्मय से सुना, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था रूपी चित्र, और उसमें मानव चेतना संपन्न होने की इच्छा, अपनी स्वयं की इच्छा, ये हमें स्पष्ट होता है। इस प्रकार प्रमाणित होने की इच्छा, अब जो चित्र बना, उस चित्र में हम अपने आप को देखने लगते हैं, अपने आप को जिम्मेदार स्वीकार करते हैं। इस प्रकार हमारा इच्छा शक्ति जागरण, अब इच्छा शक्ति जागरण, हम जिम्मेदार होते हैं तो फिर हम अभ्यास में उतर आते। तो प्रवृत्ति परिमार्जन के जो अभ्यास है, उन अभ्यासों में विचार अभ्यास, व्यवहार अभ्यास और चिंतन अभ्यास, ऐसे अभ्यास हम स्वीकारते हैं। और जो चित्र निर्मित हुआ है, उस चित्र को हम क्रियान्वित करने का प्रयास करते हैं। वो है इच्छा शक्ति जागरण। स्वाभाविक है, क्रिया शक्ति जागरण से ऊर्जा का, शक्ति का अंतर्नियोजन होने से, ऐसी इच्छा शक्ति जागरण होने से हमारी इच्छाएं प्रबल होती है। इच्छा शक्ति जागरण होने से हमें जागृति होने के प्रति निष्ठा और गहरी जिज्ञासाएं निर्मित होने लगती है। क्रिया शक्ति जागरण, एक सूत्र हमने सुना है, और जो पहली बार सुन रहे सूत्र को भी सहज रूप में समझ पाएंगे उसका भावार्थ। मेरी पवित्रता ही मेरा मनोबल है। तो ये जो क्रिया शक्ति जागरण है, इसमें जो पवित्रता झलकती है संवेदना के प्रति, और उसका जो अर्थ निर्मित होता है ज्ञान पाने के प्रति, जिज्ञासा के प्रति, तो ये जो संवेदनाओं के अर्थ है वो हमें स्पष्ट होने लगते हैं, और हम संवेदनशील व्यक्तियों के परिवार में जो संवेदनशीलता है उसका सम्मान हम करने लगते हैं। और उसमें जो पवित्रता है एक दूसरे के प्रति, ये पवित्रता का फैलाव भी होता है। तो प्रत्येक के प्रति एक परिवार भाव सहज होने की और हमारे में एक स्थिति निर्मित होती है। तो पवित्रता का फैलाव ही परिवार है, और मेरी पवित्रता ही मेरा मनोबल है। इस प्रकार इंद्रिय संवेदनाओं पर नियंत्रण पाकर जो जीवन आशय है, या जीवन में जो समझने की आशा है, जो सुखी होने की आशा है, ये आशा हमारे शरीर द्वारा भाषा रूप में प्रकट होने से बॉडी लैंग्वेज विकसित होती है। हम आप सभी को बॉडी लैंग्वेज का परिचय है, और विषयान्वेषी बॉडी लैंग्वेज और ऐषणान्वेषी बॉडी लैंग्वेज, सत्यान्वेषी बॉडी लैंग्वेज, इसमें अंतर है। तो जो शरीर के द्वारा जो संकेत जाते हैं, उन संकेतों में जो सत्य
सत्य अन्वेषण, सत्य की ओर जो हमारा गति है, उस गति को हम शरीर संकेतों द्वारा, जो भाव, भंगिमा, मुद्रा, अंगहार, ये वो डायमेंशंस है। हमारे चेहरे पर जो जीवन आशय पहुंचता है सत्यान्वेषण का, और उसमें जैसे आंखों की जो स्थिरता है, ये स्थिरता पर हमारा ध्यान चला जाता है। श्रेष्ठ साधकों के जो व्यवहार, जो संकेत शरीर के माध्यम से व्यक्त होते हैं, ऐसे श्रेष्ठ साधकों का सानिध्य पाने का अपना मन तो करता है। क्यों? क्योंकि जो अभ्यास उनका हुआ है इन संवेदनाओं पर, उससे शरीर में एक विलक्षण नियंत्रण स्थापित हुआ रहता है, और ऐसे नियंत्रित बॉडी लैंग्वेज से जीवन आशय का एक सुखद एहसास हम आप लोग अनुभव करते हैं। ऐसा श्रेष्ठ रास्ते पर, चेतना विकास के रास्ते पर जो हम चलते हैं, कदम उठाते हैं, उसमें हमारा आहार, विहार और व्यवहार, ये प्रकटन हमारी व्यक्तित्व से और क्रिया शक्ति जागरण से हमें समझ में आता है, और सहज ही परिवारजन पहचान पाते हैं कि ये जो नियंत्रण, ये जो कंट्रोल निर्मित हो रहा है, ये एक श्रेष्ठ रास्ते पर चलने की एक संकेत है। ये सहज ही परिवार के सदस्य पहचान पाते हैं। इसलिए बचपन महत्वपूर्ण है, क्योंकि गर्भ संस्कार से 11 वर्ष तक, 4.5 महीने के बाद गर्भ में जो शिशु और शिशु शरीर चलाने वाला जीवन मां से जो सुनता है, वहां से दरअसल में ये क्रिया शक्ति जागरण का परिचय हमें होता है। किस प्रकार का माहौल परिवार में मिलता है, किस प्रकार का वातावरण क्रिया शक्ति के लिए मां को मिलता है, और किस प्रकार से मां क्रिया शक्ति जागरण से जो भाषिक विकास उनका होता है, और जो भाव विचार जो व्यक्त करती है शिशु के प्रति, वो संकेत शिशु को पहुंचते रहते हैं मां के माध्यम से, और पूरे घर का जो वातावरण है, ऐसा वातावरणीय संकेत ग्रहण करने की क्रिया शक्ति जागरण के अभ्यास और गर्भावस्था से ही प्रारंभ होते हैं। इसलिए गर्भ संस्कार महत्वपूर्ण संस्कारों में से एक है, इसका संकेत हमें मिल गया। ये सब तो कुछ जानकारियां तो हमें हैं ही, पर इसमें करना क्या है, शायद उस जगह पर हम कंफ्यूज्ड हैं। तो एक दो उदाहरण आपको दे देता हूं कि गर्भस्थ माता को अच्छा संगीत सुनाने की आज सलाह आ रही है, कथा कहानियां शिशु को सुनाने के आज कुछ इस प्रकार के उपाय दिए जा रहे। तो ये सभी शब्द शक्ति जागरण के अर्थ में शिशु को गर्भस्थ अवस्था से ही संज्ञानीयता की ओर संकेत आए, ऐसा एक संकेत हमें मिलता है। इस प्रकार से शब्द स्पर्श रूप रस गंध में जो आसन, प्राणायाम, निश्चित दिनचर्या, ये सभी भाग है, ये बेसिक्स है। अनिश्चित दिनचर्या के व्यक्ति में इंद्रिय नियंत्रण दिखता नहीं, और अनियंत्रित इंद्रिय नियंत्रण से आज मनोविकार के साथ हम अनेकों शरीर विकार भी झेलते हुए हम नजर आते। इस प्रकार क्रिया शक्ति जागरण के कुछ
जो मुझे उदाहरण सूझे या जैसा मैंने स्पष्ट होने का प्रयास किया, मैंने आपके सामने रखा। समय भी हो चला है। आशा है प्रश्न के अनुरूप इस उत्तर से आपका संतुष्टि हुआ होगा। इच्छा शक्ति जागरण और ज्ञान शक्ति जागरण के बारे में पुनः समय मिलने पर इस पर मैं स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। 2 मिनट का समय, आप में से कोई ये जो स्पष्टीकरण हुआ उसके बारे में कोई व्यक्त करना चाहे तो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अभिभावकों को मेरा प्रणाम। आज का दिन मंगलमय हो। हरि हर। जी दीदी बताइए। नमस्ते भैया, सभी को नमस्ते। भैया, अभी जो हमारी बात हुई है वो हमारी शब्द को लेके ज्यादा हुई है। तो स्पर्श वाली जो बात है, स्पर्श और रूप और रस और गंध, इसमें जैसे मानवीयता होता है, जैसे टच आए, तो क्या है, मतलब स्पर्श की हम सीमा समझें, है ना? रूप में हम क्या देख रहे हैं इसको समझें, है ना? कौन से रस का हम आस्वादन कर रहे हैं ये समझें। गंध कौन सी मतलब हमारे लिए ठीक है, कौन सी नहीं ठीक है, ये कहना चाहिए वाली बात है क्या? जी दीदी, इसके लिए उत्तम है, इन्हीं संवेदनाओं से सजा हुआ आज का भौतिकवादी जीवन शैली है। जैसे जैसे शब्द शक्ति द्वारा अर्थ हमें संप्रेषित होते हैं, वैसे वैसे ये जो शेष 4 मुद्दे हैं उनको हम मानवीयता से स्पर्श करते हुए मानवीय स्पर्श, मानवीय रस, मानवीय रूप और मानव गंध, इस पर हम चर्चा करते हैं। और यह जो जीवन शैली है ये संकेत करती है कि यह प्रकृति के साथ संबंध वाली जीवन शैली की तरफ चल देता है। इस प्रकार से प्राकृतिक रस कौन से हैं, हाँ, प्राकृतिक गंध कौन सा है, हाँ, प्राकृतिक रूप कौन सा है और प्राकृतिक स्पर्श क्या है, हम्म, इन सब पर हमको जीवन शैली से हमें इस पर काम करना होता है। आज भौतिकवादी जीवन शैली से एक उदाहरण आपको दे देता हूं समीक्षा के रूप में। छोटे जी, बच्चों के लिए विशेषकर ये जो हम्म, स्पर्श की संकेत है यही एक बग लगभग मान लो खत्म हो चुके हैं। हाँ, उनको जमीन का स्पर्श नहीं है। हम्म, कृत्रिम जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं के स्पर्श होने से प्राकृतिक संकेत रूपी जो स्पर्श है उन स्पर्शों की कल्पना ही अभी भौतिकवादी जीवन शैली में जीने वाले बच्चों के पास नहीं है। हम्म, इसलिए उनका जो संकेत ग्रहण क्षमता है वो अविकसित नजर आती है और हम्म, इससे इन बच्चों में एक फियर ऑफ फेल्यूर ये काफी तेज होता हुआ नजर आता है। ऐसे बच्चे डरते हैं, ऐसा समझ में आया। हम्म, तो जीवन शैली की ओर संकेत है सामान्य रूप में। और कभी समय मिलेगा तो शेष 4 मुद्दों पर भी हम उदाहरण के साथ चर्चा कर सकते हैं। जी, धन्यवाद। जी भैया, आज के इस चर्चा में थोड़ा समअप करना चाहूंगा कि जैसा हम अपने ऊर्जा का अंतर्नियोजन करते हैं तो उसके हमें फायदे क्या मिलते हैं, बहिर्नियोजन होता है तो क्या होता है। बहिर्नियोजन से हम अपने ओर ध्यान नहीं दे पाते और जो भी संवेदना और विषय सुख है इसको हम अलग अलग नहीं कर पाते हैं। और जिस जिस समय इसका पता चलता है तो हमारी इच्छा शक्ति का जागरण हुआ है, ऐसा हमको लगता है। और मानवीय भाषा का अवगत करना मतलब भाषा को याद करना, भाषा स्मरण में रहना, हमारा तर्क विकसित करना है। और तर्क विकसित मतलब क्या, तो हमारा जो भी निर्मित चित्र है वो हमें स्पष्ट स्पष्ट दिखना है। इतना मोटी मोटी मतलब जो समअप है वो थोड़ा शॉर्ट में मैं इस प्रकार करना चाहूंगा। कल सत्र शुरू होने से पहले एक बार मैं ग्रुप से सभी पठनार्थियों से निवेदन करूंगा कि इसके ऊपर तैयारी करके आज के सत्र में क्या हुआ है वो 2-3 मिनट में अगर रख पाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो भैया का बहुत बहुत आभार। और आज के सत्र में हम यही रुकते हैं, कल सुबह मिलेंगे। सभी को नमस्ते।
धन्यवाद भैया जी, सभी का आभार। हरि हर।